हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से पूरा लॉकडाउन है और बिज़नेस सारे शट डाउन है और कोई भी अपना बिज़नेस नहीं कर पा रहा है। सब लोग अपने घर से ही थोड़ा बहुत जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली जीएसटी में लेके कुछ अपडेट्स दिए हैं, जो टाइमलाइंस बढ़ाई हैं फाइलिंग करने के लिए और रिलैक्सेशंस दिए हैं बिज़नेस को। तो वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। सो अभी गवर्नमेंट ने मार्च में और मिड अप्रैल तक कुछ रिलैक्सेशन दी हैं जो अगले 2-3 महीने तक के लिए वैलिड रहेंगी। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस ऑल दिस रिलैक्सेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक रूल है, रूल 36(4). उसमें क्या था कि जो भी हमारे GSTR 2A में इनपुट दिख रहा है उसका 10% एक्सेस हम अपना इनपुट ले पाएंगे। तो ये रूल 36 आया था कुछ टाइम पहले। पहले ये 10-20% था, जो गवर्नमेंट ने कम करके 10% कर दिया था। सपोज कि हमारा इनपुट GSTR 2A में 100 रुपीज़ का इनपुट दिखता है, तो 100 + 10% ही हम अपनी 3B फाइल करते हुए इनपुट ले पाएंगे। तो उसके लिए हमें मंथली अपना एक GSTR 2A का रिकन्सिलेशन करना पड़ता था विद आवर इनपुट टैक्स रजिस्टर, और ये 10% तक की ही लिमिट थी। अब कोरोना के इफेक्ट की वजह से, क्योंकि लोग अपनी रिटर्न्स टाइम से फाइल नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट ने भी रिलैक्सेशंस दी हैं, तो गवर्नमेंट ने ये वाली जो रूल है इसको डेफर कर दिया है सितंबर तक के लिए। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं करना है रिकन्सिलेशन, मगर गवर्नमेंट ने कहा है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का जो भी हम 3B फाइल करेंगे वो अपने इनपुट टैक्स रजिस्टर के अकॉर्डिंग फाइल कर देंगे, और इसका कंसोलिडेटेड इफेक्ट गवर्नमेंट देखेगी 2A के रिकन्सिलेशन में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमें अपना रिकन्सिलेशन करते रहना है और अपने वेंडर्स को भी फॉलो करना है कि वो अपनी रिटर्न्स टाइमली फाइल कर दें, मगर मंथली ये वर्क ना हो कि अब हम कंसोलिडेटेड लेवल पे भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी है, नोटिफिकेशन 30/2020 में ये रिलैक्सेशन सब लोगों को प्रोवाइड की गई है। एक क्या था कि गवर्नमेंट नई स्कीम लेके आई थी, क्यूआर कोड। जो बिजनेस थे जिनका टर्नओवर है B2C को सप्लाई हुआ करती थी, और टर्नओवर उनका था 500 करोड़ से ज़्यादा का, और उनकी B2C सप्लाई थी। तो गवर्नमेंट ने उनको ये रूल बनाया था कि उनको अपनी इनवॉइस के ऊपर क्यूआर कोड प्रिंट करना होगा। तो ये जो रूल था ये 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल था, मगर क्योंकि बिज़नेस रेडी नहीं थे, दूसरा कोरोना का इफेक्ट आ गया और गवर्नमेंट की साइट में भी कुछ इश्यूज थे, तो गवर्नमेंट ने ये जो है एक्सटेंशन दे दी है। अब ये जो है एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2020 से। अब इसमें क्या था कि 500 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है और B2C को सप्लाई करते हैं, और इसके लिए एक्सेप्शन दी हुई थी। इन जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए नहीं था, जी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए नहीं था, सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सर्विस थी उनके लिए नहीं था, या कोई सर्विसेज दे रहे हैं बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन, सिनेमा फिल्म्स और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वगैरह के लिए, उनके लिए ये क्यूआर कोड का मैंडेटरी नहीं था। बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये मैंडेटरी था, जो डेफर करके 1 अक्टूबर 2020 से कर दिया गया है। सेम वे में ई इन्वॉइसिंग हमारा शुरू होना था। जिन बिजनेस की टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा थी उनके लिए ई इन्वॉइसिंग मैंडेटरी था, ये भी बढ़ाकर 1 अक्टूबर 10 से एप्लीकेबल कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल कर दिया गया है, और अभी ये लगभग हमें 6 महीने की रिलैक्सेशन दे दी है। 6 महीने बाद गवर्नमेंट फिर इसको एप्लीकेबल कराएगी। सेम वे में ये इंश्योरेंस कंपनी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और सिनेमास के लिए नहीं था। ये ई इनवॉइसिंग जो है, इनवॉइसिंग B2B के केस के लिए, पहले हमने जैसे देखा जो क्यूआर कोड है वो B2C के लिए है,
ई इनवॉइसिंग B2B के केसेस के लिए था और 100 करोड़ से ज़्यादा के लिए मैंडेटरी था, जो बढ़ा के 1 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। एनुअल रिटर्न की डेट जो थी फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, गवर्नमेंट ने एनुअल रिटर्न और रिकन्सिलेशन 9C की डेट बढ़ाकर 30 जून कर दी है, जो पहले 31 मार्च थी। और एक और रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने, जिनकी 5 करोड़ तक की टर्नओवर है उनको 9C फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये लिमिट 2 करोड़ तक के लिए थी, तो अब गवर्नमेंट ने 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तक के लिए कर दी है। तो 5 करोड़ तक के लिए 9C फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना उनको ऑडिट कराना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अब 5 करोड़ से ज़्यादा हैं उनके लिए 9C भी फिल करना है और ऑडिट भी कराना है। अब इम्पोर्टेंट जो ड्यू डेट्स गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहले तो जो GSTR और 1 और 3B जो गवर्नमेंट ने अप्रैल से सितंबर के लिए ड्यू डेट नोटिफाई कर दी थी मार्च में, और ये ड्यू डेट्स सेम रहेंगी जो नॉर्मली मंथ्स में रहती हैं। जैसे कि GSTR 1 फाइल करते हुए हमारी ड्यू डेट होती है 11 तारीख, और क्वार्टर एंड होने के अगर हम क्वार्टर रिटर्न फाइल करते हैं तो क्वार्टर के बाद अगले महीने के 31 तारीख तक हम फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे 3B की ड्यू डेट हमारी 20 तारीख होती है, और कुछ स्टेट्स में 22 तारीख होती है, कुछ स्टेट में 24 तारीख होती है जिनकी टर्नओवर कम है। तो सेम जो ड्यू डेट्स हैं आगे के लिए एप्लीकेबल रहेंगी अप्रैल से लेके सितंबर तक के लिए। मगर इसमें कुछ अप्रैल के लिए और मई के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी हैं जो हम अलग स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने जैसे हमें फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो ड्यू डेट्स हैं वो एक्सटेंड कर दी हैं। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए GSTR 3B की जो ड्यू डेट थी वो 15-15 दिन के लिए एक्सटेंड की थी गवर्नमेंट ने। और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए इंटरेस्ट का भी रिलैक्सेशन दिया है। तो पहले जो इंटरेस्ट हमारा 18% लगता था वो अब 9% लगेगा, और जिनकी 5 करोड़ से कम है उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब उनके लिए ड्यू डेट क्या है कि जैसे फरवरी के लिए ड्यू डेट पहले हुआ करती थी 20 मार्च, तो 20 मार्च को 15 दिन बढ़ा दिया है और 4 अप्रैल तक हमें रिटर्न फाइल करनी है। अगर हम 4 अप्रैल तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 9% इफ़ आवर टर्न ओवर इज़ मोर देन 5 करोड़। और ये हमें रिटर्न अपनी 24 जून तक फाइल करनी ही पड़ेगी अगर ये बेनिफिट हमें लेना है। अगर हम 24 जून तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे या 24 जून के बाद फाइल करेंगे तो हमें पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि 18% है। और कब से पे करना पड़ेगा, पूरा शुरू से लग जाएगा 21 मार्च से। तो हमें 15 दिन का भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन दिया कि 15 दिन में आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और 15 दिन में आप फाइल नहीं कर पाते हैं तो बाद में फाइल करते हैं तो 24 जून तक फाइल कर दीजिए। और 24 जून तक फाइल करते हैं तो आपको केवल 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो और आपके लिए अलग अलग ड्यू डेट्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं, उस पर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसी मार्च के लिए 5 मई तक फाइल करनी है हमें रिटर्न, फिर 6 मई से हमारा इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और अप्रैल के लिए हमें 4 जून तक करनी है। तो ये सारी रिटर्न्स हमें जो है अपनी फरवरी, मार्च और अप्रैल की, अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हमें 24 जून तक फाइल करनी ही पड़ेंगी अगर इंटरेस्ट का हमें बेनिफिट लेना है तो। ऐसे ही गवर्नमेंट ने क्या है कि अगर हम रेट रिटर्न फाइल किया करते थे तो हमारे को लेट फी लगती थी। तो गवर्नमेंट ने वो लेट जो फ़ी है वो वेव कर दी है फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए। फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए लेट फ़ी वेव कर दी है। अगर हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हमें 24 जून तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है 3B, तो कोई लेट फ़ी नहीं लगेगी। अगर 24 जून तक फाइल नहीं की तो जो भी एप्लीकेबल लेट फ़ी होगी सारी लग जाएगी और शुरू से लग जाएगी। ऐसी अगर हमारी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो हमारे लिए ड्यू डेट दी हुई है फरवरी और मार्च के लिए 29 जून तक फाइल करनी है, और अप्रैल की हमें 30 जून तक फाइल करनी है। सेम वे में अगर हमारी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और या उससे कम है तो फरवरी के लिए 30 जून है, मार्च के लिए 3 जुलाई है,
और अप्रैल के लिए हमारी टर्नओवर है 6 जुलाई। तो अगर इन ड्यू डेट से पहले हम अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे तो हमारे को कोई लेट फी नहीं लगेगी। ऐसे ही GSTR 1 के केस में अगर हम, क्योंकि हम अपनी रिटर्न लेट फाइल कर पाएंगे तो उस पर लेट फी लगती थी, वो लेट फी का भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू वेव कर दिया है। मगर हमें अपनी 30 जून से पहले पहले अपनी रिटर्न GSTR 1 फाइल करनी पड़ेंगी, तो कोई लेट फी हमारे को नहीं लगेगी। क्योंकि अब कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, डिपार्टमेंट में कम काम हो रहा है, कम लोग आ रहे हैं, और SSCC भी डिपार्टमेंट नहीं जा पा रहा है, बिजनेस क्लोज्ड हैं। तो गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए हमें रिलैक्सेशन दी है कि जो 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में किसी की कोई कंप्लेंट्स पड़ती हैं तो वो अपनी 30 जून तक करा सकता है कंप्लेंसेस, और उस पर कोई पैनल प्रोविज़न नहीं लगेंगे। जैसे कि कोई उसकी और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर, इशुएंस ऑफ नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन, अप्रूवल और एनी अदर एक्शन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड बाय एनी अथॉरिटी, कमीशन और ट्रिब्यूनल बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट्स स्टेटेड अबव। तो कोई भी हमारी नोटिस चल रहे हैं, इंटीमेशन है, प्रोसिक्यूशन चल रही हैं, तो ये डेफर कर दिए गवर्नमेंट ने, और ये इनका रिप्लाई वगैरह हम बाद में सबमिट कर सकते हैं। कोई हमने अपील फाइल करनी है, रिप्लाई करनी है, एप्लीकेशन करनी है, या कोई डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, तो उसके लिए भी हमें ये रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी है। ऐसी अगर हमारा ई वे बिल जनरेट हुआ हुआ था जिसकी वैलिडिटी 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक थी, कोई हमारा ई वे बिल हमने जनरेट कर दिया था और उसकी वैलिडिटी 20 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में है, तो ऐसे सारे ई वे बिल की जो वैलिडिटी है बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, डीम्ड, और ये 30 अप्रैल तक मानी जाएगी, तो अगले 15 दिन तक के लिए बढ़ा दिए। तो कोई भी अगर मूवमेंट रहेगी तो 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है गवर्नमेंट ने जो वैलिडिटी बढ़ाने के लिए। कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो रिलैक्सेशन है एप्लीकेबल नहीं होंगी, जो कि नॉर्मल सेक्शंस हैं, जैसे चैप्टर 4 में उन्होंने कहा है कि वैल्यूएशन को डिटर्मिनेशन करनी है, या सेक्शन 10 में है, 25 है, 27, 31 है, जिनका मैंने शॉर्ट में लिखा है कि कंपोजिशन है, रजिस्ट्रेशन है, कैजुअल है, टैक्स इनवॉइस लेट फी है, इंटरेस्ट है, अरेस्ट है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टू फर्म पे टैक्स, फ्रोडुलेंट ITC है, डिटेंशन है। इन चीज़ों पे ये जो रिलैक्सेशन है ये एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो जहाँ किसी ने जैसे रजिस्ट्रेशन लेना है कि उसकी लाइबिलिटी बनती थी तो उसको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी। ऐसे सेक्शन 39 में कुछ 3, 4, 5 की रिटर्न छोड़कर बाकी पे रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट ने सेपरेट नोटिफिकेशन इशू किए हैं। ऐसे ही अगर हमें कोई मूवमेंट हो रही है और उसके लिए ई वे बिल बनाना है तो वो हमें बनाना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है गवर्नमेंट ने। अब मई 2020 के लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है कि अगर हमारी 3B फाइल करनी है मई 2020 के लिए, तो टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हम 27 जून तक फाइल कर सकते हैं। अगर टर्नओवर हमारी 5 करोड़ तक है और इन स्टेट्स में है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन स्टेट में हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो हम 12 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। मई 2020 की वैसे ड्यू डेट पहले 20 जून थी, जो कि बढ़ा के 27 जून, 12 जुलाई और 14 जुलाई कर दी गई है। अब कुछ इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक सर्कुलर है 136 जो कि 3 अप्रैल को इशू हुआ है। ये सर्कुलर क्या है कि इसमें सारी जितने भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिए हैं या बेनिफिट्स दिए हैं ड्यू टू कोविड सिचुएशन, वो सारे के सारों का एक समरी दिया हुआ है इस सर्कुलर में। तो आप जितनी भी चेंजेस आए हैं अगर इस वाले सर्कुलर को हम पढ़ते हैं तो सारे नोटिफिकेशंस का हमें एक समरी फॉर्म में मिल जाएगा।
एक रिफंड के लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया था 31 मार्च को। उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने अब अलाउ कर दिया है बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर। पहले क्या हुआ करता था कि एक फाइनेंशियल ईयर का रिफंड हम अलग अप्लाई करते थे, दूसरे फाइनेंशियल ईयर का रिफंड हम अलग अप्लाई करते थे। और उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिकल इश्यूज आते थे कि जैसे GSTR 2 में डाटा नहीं दिख रहा, सामने वाली वेंडर ने मार्च की रिटर्न में दिखाया हुआ है, हम उसको अप्रैल में क्लेम कर रहे हैं, या हमने मार्च में बिल बना दिया था, शिपमेंट अगले महीने हुई है। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज थे। तो उसकी वजह से हमारे को रिफंड अप्लाई करते हुए इश्यूज आया करते थे। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि अगर 2 फाइनेंशियल ईयर का भी होगा तो उसको हम बंच करके एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे में रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन GST रेट। अब गवर्नमेंट ने पिछले काफ़ी टाइम में काफ़ी रिलैक्सेशन दिए हैं। टैक्स के रेट जो पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे वो कम कर दिए। और किसी वेंडर के पास या किसी रजिस्टर्ड पर्सन के पास मटेरियल पड़ा है, मटेरियल उसने पहले ज़्यादा रेट पे, ज़्यादा GST रेट पे ख़रीदा था, और अब उसकी आउटपुट सप्लाई कम GST रेट पे हो रही है, तो वो उसके पास एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो डिपार्टमेंट से एज ए रिफंड क्लेम भी कर सकता है। चाहे वो आगे की अपनी आउटपुट सप्लाई में उसको एडजस्ट कर सकता है, मगर उसको अगर कैश फ्लो की प्रॉब्लम है तो वो डिपार्टमेंट से रिफंड भी क्लेम कर सकता है। मगर वो सेम प्रोडक्ट ही आगे जो इनवर्ड में उसने खरीदा, सेम प्रोडक्ट ही आउटवर्ड में उसका जाना चाहिए, और रेट का डिडक्शन आना चाहिए, तभी वो क्लेम कर पाएगा। और इस चीज़ को क्लेम करने के लिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में उसको ये चीज़ें क्लेम करनी पड़ेंगी। Change in manner of refund of tax paid on supply other than zero rated supply. Zero in the case of refund where the tax to be refunded has been paid by debiting both electronic cash and credit ledgers. जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है कि एक्सपोर्ट जो होता है हमारा जीरो रेटेड में माना जाता है, और डीम्ड एक्सपोर्ट होता है कि जो हम SEZ वगैरह को सप्लाई कर रहे हैं तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट में होता है। तो उनको उन केसेस को छोड़ के गवर्नमेंट ने कहा है कि बाकी केसेस में अगर कोई रिफंड अप्लाई करता है तो गवर्नमेंट वो ये चेक करेगी कि जो उसने ड्यूटी पेमेंट की थी कितनी कैश से पे की थी, कितनी क्रेडिट के थ्रू पे की थी। तो जितनी उसने कैश के थ्रू पे की थी उसके प्रोपोर्शनेट में उसको कैश के अकाउंट में यानी बैंक में रिफंड मिल जाएगा। जितनी उसने क्रेडिट में की थी उसके प्रोपोर्शनेट में उसको उसके क्रेडिट लेजर में रिफंड मिल जाएगा। पहले बैंक में भी पूरा रिफंड मिलता था, वो बैंक में ना मिलकर क्रेडिट लेजर में मिल जाएगा। तो अब क्रेडिट लेजर और कैश में रिफंड आएगा, अदर देन जीरो रेटेड केसेस, सप्लाईज के केसेस में। गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 54(3). इसमें GSTR 2 को लेके बड़ी कन्फ्यूजन करती थी कि 2A में सप्लाई नहीं दिख रही और रिफंड कैसे क्लेम करें। तो गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जब वो 2A में इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखेगा तभी वो उसका रिफंड गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। तो रिफंड ऑफ ITC अवेल्ड ऑन द इनवॉइसेस विच आर नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द फॉर्म GSTR 2A ऑफ द एप्लीकेंट, the refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC as per those invoices, the detail of which are uploaded by the supplier in GSTR 1 and are reflected in GSTR 2A of the applicant. So अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है 2A का रिकन्सिलेशन करना। अगर 2A में हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखेगा तभी गवर्नमेंट हमें रिफंड प्रोसेस करेगी। जितना 2A में दिख रहा है उतने का ही रिफंड मिलेगा, बाकी का रिफंड गवर्नमेंट हमारा प्रोसेस नहीं करेगी, वो होल्ड पे चला जाएगा। पहले क्या था कि HSN और SAC की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी रिफंड अप्लाई करते हुए। तो गवर्नमेंट को दिक्कत होती थी कि कौन सा आइटम है कि जिस जो कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट है या सर्विसेज के अगेंस्ट है या इनपुट के अगेंस्ट है। तो गवर्नमेंट ने एक अनेक्जर भी नोटिफाई किया है, उसमें हमें ये डिटेल डालनी होगी, HSN वाइज डिटेल और या सर्विस अकाउंटिंग कोड वाइज डिटेल, वो हमें अपलोड करनी होगी रिफंड अप्लाई करते हुए। एक अदर सर्कुलर आया है इनवॉइसिंग के लिए जिसमें क्लैरिफिकेटरी है ये, और कुछ रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि हमें एडवांस मिल जाता है, हमने कोई टैक्स इनवॉइस इशू किए थे
और उसके बेस पे हमें एडवांस मिल जाता है, मगर हमने कोई सर्विसेज वगैरह रेंडर नहीं की थी। बाद में हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। तो हम जीएसटी क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप एक क्रेडिट नोट इशू कीजिए और अपने GSTR 1 में डाल दीजिए, तो वो तो आपका नलीफाई हो जाएगा। दूसरा, जो आपने जीएसटी पे कर दिया है, वो आगे की आप अपनी जो आउटपुट लाइबिलिटी बन रही हैं उसके थ्रू वो एडजस्ट कर सकते हैं। मगर अगर हमारी को कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, तो हम जो हमने एक्सेस जीएसटी पे कर दिया है वो हम डिपार्टमेंट से रिफंड अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए हमें एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स वाला ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा RFD 01 में, और ये गवर्नमेंट हमारा अमाउंट हमें रिफंड कर देगी। सेम वे में क्या है कि एडवांस हमें मिल गया था, जीएसटी हमने पे कर दिया था एडवांस पे, हमने इन्वॉइस इशू नहीं की थी, एडवांस के ऊपर जीएसटी पे कर दिया था, और फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। तो जो हमने एडवांस के ऊपर जीएसटी पे किया था उसे हम रिफंड वाउचर के थ्रू नलीफाई कर देंगे अपनी बुक्स में, और जो भी हमने टैक्स पे किया है या तो हम आगे की अपनी लाइबिलिटी एडजस्ट करने में यूज़ कर सकते हैं, या गवर्नमेंट से एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के थ्रू RFD 01 में रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये वाला रिफंड भी हमारे अकाउंट में रिफंड कर देगी पूरा। वैलिडिटी ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब गवर्नमेंट ने LUT हमें हर साल के लिए अलग अलग चाहिए होता था। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो LUT है उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि 2021 का LUT अगर नहीं बन पा रहा है किसी भी रीज़न से, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो LUT था उसकी ही डेट को एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दिया है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 1920 का LUT है आपका 30 जून तक वैलिड है, और 30 जून से पहले आप नया LUT अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे में TDS डिपोजिशन के लिए जैसे 1% TDS डिडक्ट करना होता था, तो वो भी गवर्नमेंट ने बढ़ा के 30 जून तक कर दिए, विदाउट एनी इंटरेस्ट आप डिडक्ट करके डिपॉजिट करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी विद रिगार्ड टू दिस डिस्कशन, you can send a WhatsApp to my this mobile number, or send a email at ankurkapilca@gmail.com.